इसका भी कुछ चाहिए हो तो वो भी ऑन रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो लेट्स कम टूवर्ड्स द पॉइंट। अब आपका एक 100 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का है, एंड द इंग्लिश पार्ट बेसिकली कंटेन्स दीज सब पार्ट्स। ठीक है, तो इसको आपको जो सा इंशाल्लाह ताला क्लासेस में इन डिटेल एक्सप्लेन भी किया जाएगा और बताया भी जाएगा। नाउ कम टूवर्ड सेकंड पार्ट, जो आपका जीके का पार्ट है। ये आपका सेकंड पार्ट स्टूडेंट, आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम है, 300 का ये 200 मार्क्स का एग्जाम है, 3 आवर्स इसका टाइम अलाउड है। अभी भी लोग अब एकदम पहले लेट आने पे ना हमारी कौम जौन सी वो आदि अब एकदम जौन से वो इकट्ठा एडमिट होने वालों का यहाँ रश लग गया। तो खैर आपका जो पेपर 2 इसमें होगा वो आपका बेसिकली जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है। जो आपका एड है उसमें भी जो आपको पोर्शन मेंशन किया गया है उसको यहाँ पे आपके सामने सब डिवाइड कर दिया गया। आपके ऐड में आपको ये बताया गया जो आपके सामने, इंग्लिश आपकी यानी 100 मार्क्स की, 70 मार्क्स का ईडीएस करंट अफेयर पाक अफेयर इस्लामियात उर्दू आना है, और 30 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस आना है। तो ओवरऑल अगर उसको परसेंटेज वाइज हम देखें तो आपकी 50% जो से वो मार्क्स हैं इंग्लिश के, 35% बाकी पार्ट के, और 15% जो से एक्सक्लूसिवली आपके कंप्यूटर साइंस के। अब इसमें से जो ये वाला पार्ट है जिसको लेके आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि इसको उन्होंने डिवाइड कैसे किया, तो ये डिवीजन आपके सामने, ये डिवीजन हमारे जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं पीपीएससी में उन लोगों को कंसल्ट करके कि आप लोग इसे किस तरह डिवाइड करने जा रहे हैं, ये आपके सामने हम लेके आए हैं। जिसमें आपकी 15% जो से मीन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स, तो 100 में से 75 मार्क्स पे आप चले गए हैं कि आपको 70 मार्क्स का पोर्शन है, तो 15% उसमें से अराउंड यू कैन से 12 to 13 एमसीक्यूज आपके ईच पार्ट में से आने। उर्दू के कम होंगे, उर्दू के हो सकता है वो 10 दे दे, बाकी सारे पार्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं अराउंड 13 एमसीक्यूज आपको पूछे जाने हैं। जो 13 एमसीक्यूज हैं, अब जरा आई होप कि आपके पास सबके पास इस टाइम पेज और पेन मौजूद है। आई एम गोइंग टू टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट जीके एंड करंट अफेयर पोर्शन, जिसको अभी हम उसकी ट्रायल क्लास होने जा रही है। बाकी तमाम के जो से आपके नेक्स्ट कह रहा हूँ परसों से, मंडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट है, तो उसमें आपको सारा इन डिटेल सारी चीज़ों का ब्रेकअप भी मिलेगा, हमारे कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, और सारा जो से आपको और भी रिक्वायरमेंट सब मिलता जाएगा। नाउ कम टूवर्ड्स करंट अफेयर के। करंट अफेयर के जो आपके 13 to 14 मार्क्स हैं, ये जीके एंड करंट अफेयर जिसको एग्जामिनर ने लिखा है, इसको वो कवर कैसे कर रहा है। देखें, याद रखें, करंट अफेयर हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं। हमारी गलती क्या है कि हम आउटडेटेड किताबें ले लेते हैं, उसे बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि हमें ये भी नहीं पता लगता हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये नोट्स आप लोगों को जौन से कल जिन लोगों ने परचेज किए हैं, आज बतूल ने उनको टीसीएस करवा दिए हुए, ये नोट्स जिन लोगों के पास हैं वो भी ये बात मेरी जरा गौर से सुन लें। आपने अगर ज्वाइन नहीं भी करना तो आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक इस नोट्स को पढ़ना है। देखिए, इस नोट्स में आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही आपके लिए बहुत जरूरी है। इवन के कोई भी बुक हो, आप कोई भी आउटडेटेड बुक मार्केट से लेते हैं, उसे पढ़ पढ़ के आप लोग जो से अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और उसको मैनेज भी नहीं कर पाते कि आपने उस चीजों को कैसे डिवाइड करना है एंड हाउ टू अचीव योर टारगेट। ठीक है, तो अब करंट अफेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। वन इज ऑल टाइम करंट अफेयर एंड वन इज प्रेजेंट हैपनिंग्स। जो सडन इवेंट्स गुजर रहे हैं आपके, वो करंट अफेयर में आते हैं। अगर हम ऑल टाइम करंट अफेयर की बात करें तो ऑल टाइम करंट अफेयर वो है, जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद आज भी आपको कैपिटल है, आज से 5 साल पहले भी था। अब एग्जामिनर जब आपको क्वेश्चन देगा तो ऑटोमेटिकली जब वो इस तरह के कैपिटल के बारे में उठाएगा, कोई स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन उठाएगा, ट्रम्प के बारे में क्वेश्चन उठाता है, पीपीएससी वाले अक्सर पेपर में आजकल पूछ रहे हैं कि ट्रम्प इज डैश प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंसी नंबर, तो उसमें जो से उसका प्रेसिडेंसी नंबर 45th है। ठीक है, तो वो जो से ये आपके वो हैं जो अब आपके इस टाइम ऑल टाइम करंट अफेयर में आ रहे हैं, ये 4-5 साल से मेंटेन रह रहे हैं। एक वो करंट अफेयर होते हैं स्टूडेंट जो आपकी सडन हैपनिंग्स है, वो जो सी वो आपकी 1 साल पुराने से नहीं उठाया जाता। अब ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें भी ये चीजें एडेड है। बाकी जो हार्ड कॉपी परचेज कर रहे हैं, हार्ड कॉपी में भी अपडेटेड टू दी डेट जो आज तक सारा डाटा एडेड है। इसमें आप अगर देखें तो हमने मेंशन किया जनवरी 2019 टू अक्टूबर 2020। तो जो आपके प्रेजेंट हैपनिंग्स हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट करंट अफेयर हैं, वो आपको पूछे जाने 1 साल के, 1 साल से पुराने करंट अफेयर आपसे नहीं पूछे जाने। और 1 साल में से प्रोबेबली जो मोस्ट चांसेस हैं वो यही है कि आपको जो से अप फ्रंट जो रिसेंट 6 से 7 महीने के करंट अफेयर हैं वो पूछे जाने। ठीक है, इसके बारे में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये आपका पेपर बनता कैसे है। पीपीएससी वालों के पास एक पूरा डाटा बैंक होता है, उस डाटा बैंक में से उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने क्लिक करना है और ऑटो जनरेट पेपर निकल के आपके सामने आ जाना है। ठीक है, उस ऑटो जनरेट की मर्जी है वो कौन से एमसीक्यू उठाता है, कौन से ड्रॉप करता है। ठीक है, इसका मैन्युअली पेपर को बंदा नहीं बना रहा होता।
एफपीएससी का सेटअप ये है कि उन्होंने एक डाटा दे देना, उस डाटा के मुताबिक उन्होंने क्या देना है, 5-6 लोगों को कि आप अपनी अपनी पेपर बना के हमें दें, उन 5-6 को मिला के उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस कर देना। क्लियर? पीपीएससी में ऐसा नहीं है। पीपीएससी का ऑटोमेटिकली जब डाटा अपडेट हुआ है तो डाटा में जब उन्होंने 1 साल के करंट अफेयर की लिमिट डाली है तो 1 साल में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 साल में हर महीने के करंट अफेयर आपके इन नोट्स में ऐड कर दिए गए हैं। अब वो 1 साल के करंट अफेयर को भी कैसे डिवाइड करेगा? करंट अफेयर की मैंने आपको 2 डिवीजन मेजर बता दी, एक ऑल टाइम करंट अफेयर और एक प्रेजेंट हैपनिंग्स जो चल रही होती हैं। अब उन दो के भी आगे सब डिवीजन है, जो प्रेजेंट हैपनिंग्स है उसको भी और ऑल टाइम करंट अफेयर को भी उसने बेसिकली 3 एंगल्स में देखना है। अगर आपको उसने टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट 12 देने हैं, 12 मार्क्स का करंट अफेयर या जीके देना है, तो इट मींस के 12 में से 4 मार्क्स आपके जो से वो नेशनल करंट अफेयर के आएंगे। नेशनल करंट अफेयर मींस वो नेशनल हैपनिंग्स जो कि आपके स्टेट से रिलेटेड हैं, वो चाहे ऑल टाइम है चाहे प्रेजेंट हैपनिंग, उनमें से आपके 4 मार्क्स आएंगे। जस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टेट, यू मस्ट नो कि कश्मीर में जो उन्होंने अपने आर्टिकल 370 और 35A अबॉलिश किया, वो कब किया था? तो वो उन्होंने किया था 5 अगस्त 2019 को। अब ये रिसेंट डाटा तो ठीक है, ये नोट्स में होगा। अब मोस्ट रिसेंट जॉन सा है, आपने अपना पॉलिटिकल मैप कब अनाउंस किया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपना पॉलिटिकल मैप 5 अगस्त 2020 को अनाउंस की है। ये सब डाटा भी आपके पास इन नोट्स में मौजूद है और अभी आपको हम लेके चलेंगे कि हमने इसको क्लासेस में कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी नेशनल करंट अफेयर की, ऑल टाइम भी और जो प्रेजेंट चल रहे हैं। दूसरा आपका जो सा आ जाता है डोमेन, वो आ जाता है रीजनल करंट अफेयर। रीजनल करंट अफेयर स्टूडेंट वो है कि जिस रीजन में आप मौजूद है उससे जो रिलेटेड है। जस्ट लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया, तो दे माइट आस्क यू, and if you're talking about certainly about Asia, they might ask you about any organization, and if specifically we are talking about organization, they must ask an organization that you are also a part। पाकिस्तान जो है वो सार का पार्ट है, वो आपको सार के बारे में पूछेगा। ठीक है, आपका और कौन सा क्या चल रहा है? संघाई कोऑपरेशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो वन बेल्ट वन रोड OBOR इनिशिएटिव चल रहा है सीपैक के अंडर, उसका पूछेगा। ये चीजें प्री डिफाइन होती हैं। देखिए, आपने जब किसी भी चीज की तैयारी करनी, जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एजुकेशन फॉर ग्रेजुएशन और मास्टर्स, आपको एक पूरी उसकी आउटलाइन दी जाती है। उसी तरह एज एन एग्जामिनर हमारे पास भी एक आउटलाइन होती है जिससे हमने आपका पेपर बनाना होता है। ठीक है, और वो आउटलाइन आपकी जौन सी होती है उसकी आपकी मैंने बता दी है। फिर सुन लें, 2 बेसिक डिवीजन, ऑल टाइम करंट अफेयर और प्रेजेंट करंट अफेयर। फिर उसकी मेन 3 हमने एंगल रखने हैं। अगर 12 नंबर हैं तो 12 में से 4 नंबर आपके आने नेशनल के, 4 रीजनल के और 4 आएंगे इंटरनेशनल के। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या है जी? जस्ट लाइक मैंने आपको ट्रम्प की एग्जांपल दी, उसका प्रेसिडेंसी के नंबर के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसी तरह और जो आपकी फॉर्मल हैपनिंग चल रही होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में, जिस तरह आप देखें इधर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वॉर जो सी है, उसके बाद कोल्ड वॉर है, वो सारे फिनोमेना के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो एक जनरल डिस्कशन हो गई कि आपके सिलेबस को हमने किस स्ट्रेटजी के तहत कवर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेटजी हमारी कितनी कामयाब है। यहाँ हमारा कोई पुराना स्टूडेंट अभी मौजूद हुआ तो उससे एंड पे आपको कहेंगे कि आपको बताए कि स्ट्रेटजी के मुताबिक कितना पेपर इसमें से आता है और कितना नहीं आता। नाउ कम टुवर्ड्स टुडेज क्लास। मैप में आपके सामने स्क्रीन पे लाने लगा हूँ। आपकी फर्स्ट क्लास जो सी मेरे साथ है, क्योंकि ये ट्रायल क्लास है तो इसको मैंने इस तरह अटैच किया कि आप मोस्ट ऑफ द थिंग जो सी वो आपके कॉन्सेप्चुअली आपको समझ आ जाए और आपको ये पता चल जाए हम आगे इसको कैसे कवर अप करने वाले हैं। When we are going to start current affair in GK part, we should start it from Pakistan। मैप पे आप जहाँ पे मौजूद हैं हम वहां से शुरू करेंगे और इसको एक्सपैंड करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो लोग बाद में ऐड हुए अपने आप को म्यूट रखें। जस्ट जब आपने क्वेश्चन करना है, इनामुल्लाह म्यूट रखो अपने आप को, जब सर को क्वेश्चन करना है तब आपने अनम्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जब आपके सामने मैप आती है, मैप में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से निकल रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपने मैप से स्टार्ट कैसे करना है। तो हमने जहां से स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है कि आपको डायरेक्शन का कैसे पता चले मैप के ऊपर क्या डायरेक्शन है। उसके लिए एक छोटा सा एक तुक्का आपको बता दूं। आप कहते हैं ना वी आर गोइंग टू स्कूल वाला वी, WEV। आपने जिस भी जगह की पूरे मैप में डायरेक्शन देखनी है उस जगह को वी के सेंटर में रख देना है। जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान को वी के सेंटर में रखेंगे तो डब्ल्यू जो है पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ई राइट साइड पे चला जाएगा। तो यानी कि पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, पाकिस्तान के राइट साइड पे ईस्ट है। इसी तरह आपको क्वेश्चन जो से आते हैं वो आते हैं मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी के बारे में कि इनके वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ पे कौन कौन सी कंट्रीज है। तो आपने वो जब देखना है तो आपने देखना है मेडिटेरियन सी के नॉर्थ यानी कि अपर साइड जो सी वो नॉर्थ है, डाउनर साइड जो सी वो साउथ है। तो अपर साइड जो सी वहां पे यूरोप मौजूद है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है,
पाकिस्तान के अपर साइड यानी कि नॉर्थ पे चाइना है, और पाकिस्तान के डाउनर साइड जौन सी है साउथ, वहां पे आपकी गवादर, और गवादर के साथ आगे अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। ठीक है, डायरेक्शन का मैंने आपको बताया, वी के सेंटर में आप प्लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अब आपको यहाँ पे जो इस लेवल पे चीज पता होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान के नेशनल करंट अफेयर जो हम इन क्लासेस इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही जिन कंट्री से आपका बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, आपके वेस्ट पे अगर देखें तो अफगानिस्तान और ईरान आ जाते हैं, इंडिया आपके ईस्ट पे है, और अपर साइड पे आपके सेंट्रल एशिया और चाइना मौजूद है। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ आपकी बॉर्डर लेंथ क्या है। ये चीजें आपके पास नोट्स में मौजूद है। और उसके अलावा आए, अब जब हमने नेशनल की बात कर ली, फिर हम आगे अपने रीजन के बारे में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस रीजन में 3 न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी की बात करें, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी सबसे बड़ी जो दुनिया की इस टाइम इमर्जिंग इकोनॉमी है वो चाइना है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो चाइना से, लेकिन एक्सपोर्ट आपकी यूएस के साथ है। सेंट्रल एशिया जो है ये लैंड लॉक कंट्रीज है। ठीक है, दीज आर 12 लैंडलॉक कंट्री। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो पीपीएससी के पेपर हो रहे हैं उसमें आपको बार बार नजर आएगा कि टोटल लैंडलॉक कंट्रीज जो सी हैं वो कितनी है आपकी एशिया में। तो एशिया में बेसिकली 12 लैंडलॉक कंट्री हैं, ये सेंट्रल एशिया में सारी आती हैं। ठीक है, दीज लैंडलॉक कंट्री, इनको लैंडलॉक इसलिए कहा जाता है कि इनके चारों तरफ जो सा है वो जमीन होती है, कोई समुद्री रास्ता नहीं होता। दीज कंट्रीज आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा ये जो कंट्रीज है, अभी मेरी स्पीड ज्यादा है क्योंकि मैं आपको लिखवा नहीं रहा, वो आपको जब आपकी क्लास होनी है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, उसमें लिखवाया भी जाएगा, तब मेरी स्पीड स्लो होगी। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ करंट अफेयर को कवर कैसे करना है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये वो पार्ट है जो रशियन कॉलोनी रहा है। ठीक है, रशियन कॉलोनी ये कब रहा है, जब आपका कोल्ड वॉर का फेज चला है। कोल्ड वॉर का फेज कब स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ है। 1945 से 1991 के फेज को कोल्ड वॉर का फेज कहा जाता है। कोल्ड वॉर उस जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान हो और वो अपनी जगह पे ना लड़े, किसी तीसरी की जगह पे जाके लड़े, उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया से ऊपर जाएं तो आ जाता है रशिया। रशिया इज द वर्ल्ड मोस्ट बिगेस्ट टेरिटोरियल पावर, मींस के सबसे ज्यादा जमीन जो सी है वो रशिया के पास है। ठीक है, और उसके अलावा रशिया 13 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब रशिया से फर्दर हम जॉन से वो एंटर होने जा रहे हैं अपने यूरोप में। यूरोप में स्टूडेंट, मैं आपकी एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपको बेसिकली 196 कंट्रीज की कैपिटल की फहरिस्त याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा आपको या इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कैपिटल के बारे में पूछेगा, ये जो तान तान वाले, या इन जो आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है इनके कैपिटल के बारे में पूछेगा। और थर्ड जो उसके पास ऑप्शन होती है वो ऑप्शन होती है जो आपकी लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके वो कैपिटल आपसे पूछता है। ठीक है, इन 3 जगहों पे ये जो तकरीबन 30 के अराउंड कंट्रीज है इनके कैपिटल के नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली जो मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन आते हैं वो आजकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान। उसके बाद अगर इधर को आए तो ये ऑल टाइम जो आपकी बाल्टिक स्टेट जिन्हें कहते हैं, एस्टिवा, लिटवा एंड लैटिवाना। ठीक है, इवन के यूक्रेन, इनके जो से वो रिपीटिवली आपके जो पीपीएससी के पेपर हैं उसमें इनके जो मेन कैपिटल्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। उसके अलावा ये भी आपके फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो कंट्रीज हैं ये भी आपके ईस्ट यूरोप में आती हैं, इनके भी कैपिटल आपको पता होने चाहिए। अब हम इस टाइम जौन से हैं वो एशिया से यूरोप में एंटर हो गए। यूरोप में 28 कंट्रीज यूरोपीय यूनियन का पार्ट थी। यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट के बाद टूटा है, अब जौन सा है ग्रेट ब्रिटेन वाले इससे अलग हो चुके हैं। यूरोप के अंदर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन वो पूछता है, एक वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पूछता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनके कैपिटल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक वो बाल्टिक स्टेट के बारे में पूछता है, व्हाई दीज कंट्रीज आर नोन एज बाल्टिक स्टेट, दीज आर नोन एज बाल्टिक स्टेट बिकॉज ऑफ बाल्टिक सी, यहाँ बाल्टिक सी मौजूद है जिसकी वजह से इसको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। और एस्टिवा, एस्टोनिया, लिटवा और लिटवाना, ये 3 कंट्रीज हैं जो आपकी बाल्टिक स्टेट में आती हैं। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं अपने अब यूरोप के मेन सेंट्रल की तरफ, तो इसमें एक कंट्री टर्की जौन सी वैसी है जो हाफ रशिया में और हाफ यूरोप में आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोप की मेन इंपॉर्टेंस जौन सी है उसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैक टूवर्ड्स 19th सेंचुरी। व्हेन अब 19th सेंचुरी पे जब हम जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वो चीज है स्टूडेंट जो हमें जब हम सीएसएस कर रहे थे तो हमें इस चीज को करने के लिए पूरी 100 ईयर की हिस्ट्री पढ़नी पड़ी थी, हमें किसी टीचर ने नहीं करवाई थी। अब आप लोगों के लिए उसे कंप्रेस कर दिया गया है कि आपके पीपीएससी लेवल पे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको जहां तक पूछे जाते हैं उस हद तक आपको बता दिया जाए। वो उसमें जो मेन एजेंडा है वो ये आ जाता है कि बाय द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी
1901 से 1914 तक दुनिया पे जो निजाम था उसको मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको यहाँ से आते हैं, मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, कोल्ड वॉर क्या है, प्रॉक्सी वॉर क्या है, स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर क्या था, उनके फेजेस क्या थे, वर्ल्ड वॉर के फेजेस क्या थे। तो ये चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्लास में चीजें स्लो होंगी जिसमें आप लिख लें, समझ लें। अभी जनरल आपकी, क्योंकि ये ट्रायल क्लास है तो जरा मैंने स्पीड ज्यादा रखी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता चल जाए कि करंट अफेयर को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो जब आप 1901 से ऑनवर्ड बात करते हैं तो फर्स्ट फेज जो आ जाता है वो आ जाता है जब आपका मल्टीपोलर सिस्टम था पूरी दुनिया पे। मल्टीपोलर सिस्टम स्टूडेंट उस सिस्टम को कहा जाता है जब दुनिया पे एक से ज्यादा चौधरी मौजूद थे, यानी कि यूएस भी जौन सा है उसकी भी अपनी पावर हेजमोनी थी, रशिया की भी अपनी गेम थी। सर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बाद में ये लेक्चर सुन सकता हूँ। बिल्कुल मोशन, ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया, बाद में सुन सकते हैं। ठीक है, जो रशिया है, रशिया को अगर देखें, रशिया की भी जौन सी अपनी डोमेन थी, अपनी पावर थी। इसी तरह आप यूरोप की बात करें, यूरोप में जर्मनी, इटली, इन लोगों के पास एक अपना होल्ड था, एक अपनी पावर थी। यानी कि एक पिंड में जब ज्यादा चौधरी हो, जो वो हाल होता है वो दुनिया का हाल था। इसलिए दुनिया के उस फेज को मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद 1914 से 1918 तक आपकी वर्ल्ड वॉर 1 का फेज रहा है। ठीक है, जिसमें दो पावर थी, सेंट्रल और एक्सिस पावर, उसकी बात आपसे नहीं की जाती। ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है वर्ल्ड वॉर कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो पावर थी। ठीक है, और ये दो पावर्स के दरमियान 14 से 18 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर हुई आपकी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो फेज स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका फेज जौन सा है वो कहलाता है बायपोलर। देखिए, अभी बायपोलर नहीं, इसको सेमी बायपोलर कहते हैं, क्योंकि अभी मल्टीपोलर चल रहा है, अभी भी चौधरी कुछ बाकी हैं जो खत्म होंगे बेसिकली जाके वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे। वर्ल्ड वॉर 2 जो सी वो आपकी 1939 से 1945 तक रही, और 1945 के बाद दुनिया कंप्लीटली जो सी है वो शिफ्ट कर गई बायपोलर सिस्टम पे। बायपोलर सिस्टम मीन के दो जौन से थे वो बड़े चौधरी एक दुनिया के ग्लोब में मौजूद थे, एक तरफ रशिया था और एक तरफ यूएस था। इसके साथ यहाँ पे दो चीजें हमें और पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन के बारे में सबको पता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन ऐसे नहीं हुई थी। उसमें वो आपसे 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन के बारे में पूछता है, साथ वो ये पूछता है कि यूएन बनने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, वो भी इस यूरोप में ही कयाम पजीर हुई थी। लीग ऑफ नेशन जो 1919 में कयाम पजीर हुई थी आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। उसका फेलियर जौन सा था वो वर्ल्ड वॉर 2 था। अगर वो कामयाब हुई होती दुनिया पे पीस मेंटेन करने में तो वर्ल्ड वॉर 2 ना होती, वो वहां पे फेल होगी। उसके बाद जो सिस्टम दुनिया पे आया उसे कंप्लीटली बायपोलर सिस्टम कहते हैं। बायपोलर सिस्टम यानी कि उस टाइम पूरी दुनिया पे दो मेन पावर मौजूद थी, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। इन दो मेन पावर ने स्टूडेंट अपनी आइडियोलॉजीज दी, और इन आइडियोलॉजीज का नाम था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। यू कैन नेम कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एज देयर आइडियोलॉजी, और सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहें कि दिस इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेजेंटेड बाय रशिया एंड अमेरिका। ठीक है, कैपिटलिज्म जौन सा था ये अमेरिका वालों ने एक सिस्टम दिया था, एक उनकी आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत कैपिटलिस्टिक स्टेट के अंदर लोगों को फ्री विल दी जाएगी। लोग अपनी मर्जी कर सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से अपनी वेल्थ को ओन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वेल्थ को यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन से दैट आपका जो सिस्टम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, दे टॉक अबाउट फ्री विल ऑफ पीपल। ठीक है, और contrary to this, if you come towards Russia, they give a system that is named as their ideology is called as communism. कम्युनिज्म जौन सा स्टूडेंट, कम्युनिज्म जौन सा है वो ये कहता था कि स्टेट के अंदर जो कुछ भी लोगों के पास होगा उस पे इख्तियार जौन सा वो सारा स्टेट का होगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के बारे में कि ये आइडियोलॉजी किनकी है। आपको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आता है, आपको कोल्ड वॉर के बारे में आता है, स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में आता है। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वो डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपको इस पीपीएससी के पेपर्स में बार पूछा जाता है और एज एन एग्जामिनर जहां से पेपर उठाए जाते हैं। जो हमारा को 7-8 साल का तजर्बा है गवर्नमेंट सर्विस में, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 स्टूडेंट जो से अराउंड वो इस फेज में इस लॉकडाउन के दरमियान ही गुजरे हैं, और इनमें से शायद कुछ स्टूडेंट मौजूद भी हों जिन्होंने पेपर दिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया उससे कितना कुछ जो से पेपर में आया। और यही वो राज है जिससे 100+ स्टूडेंट हमारे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दो एजेंडाज थे। अब ये एजेंडा बाइपोलर सिस्टम में 1945 के बाद आमने सामने आ गए। 1945 के बाद दुनिया पे जो फेज स्टार्ट हो रहा है उसे कोल्ड वॉर का फेज कहते हैं। इस कोल्ड वॉर के फेज में रशिया ने अपने इस एजेंडे को इंपोज करने के लिए ये सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि लीस्ट डेवलप और उस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज के फेज में थी,
कंट्रीज के 3 टाइप हैं, डेवलप, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप। डेवलप कंट्री स्टूडेंट वो कंट्रीज होती हैं जिनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, ठीक है, जिधर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्टेबिलिटी होती है, उन्हें डेवलप कंट्री कहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्री होती हैं दैट आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और अगर आप टिपिकल इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस है कि वो अपनी सर्टेन लिमिट को पार करके उससे आगे जो सी वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज, वो आपकी इस जगह पे आती हैं जो अभी तक डेवलपमेंट के फेज में नहीं होती, वो अपने क्राइसिस में जो सी मुब्तला होती हैं। तो उस टाइम क्योंकि 1945 की बात हो रही है, दीज कंट्रीज वर लीस्ट डेवलप और सम वर यू कैन से डेवलपिंग कंट्रीज। तो रशिया ने, क्योंकि आपको पता है जो जो कंट्री कमजोर होगी ना, लाइक पाकिस्तान, उसकी मजबूरी सिर्फ और सिर्फ एड होता है। इन्होंने उन कंट्रीज को एड देना शुरू कर दी और एड के साथ उन्हें अपने साथ अटैच करना शुरू कर दिया। इन्होंने अटैच किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कम्युनिज्म, पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लिया था। अब वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये करता है कि रशिया ने जौन सा है वो एशिया में कहां तक कब्जा किया था, तो रशिया अफगानिस्तान तक आ गया था, सेंट्रल एशिया सब उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं जाता, तो ये जो आपका ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ तक, जिनको आप जर्मन में कहते हैं ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी यानी कि आधा जर्मनी तक जो है वो उनका कब्जा हो चुका था। इससे वो आपको पूछते हैं कि यूरोप में कम्युनिज्म कहां तक आया, तो वो आपका ईस्ट जर्मनी तक आ चुका था, आधा जर्मनी कब्जा कर लिया हुआ था। सिमिलर टू दैट जो आपका कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ने जो है वो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। उसके बाद इन्होंने सीटो सेंटो अलायंसेस किए हुए थे, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर था। दीज आर डिफेंसिव अलायंसेस, पाकिस्तान ईरान जो से आपके रीजन में के दोनों उसके मेंबर थे, ठीक है। आपको इन अलायंसेस के बारे में पूछता है, सीटो सेंटो अलायंसेस के बारे में, और पूछता है कि अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है, ये कब तक फेज जो था आपका कोल्ड वॉर का चलता रहा। कोल्ड वॉर का फेज आपका चला है 1979 तक। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो रही है, जिसमें आके आपके पास पूरी दुनिया में एक सुपर पावर रह गया जिसका नाम अमेरिका है, ठीक है। जो आपका ये फेज है 1991 तक, इसमें 1979 से 1991 तक आपका स्टेज ऑफ वॉर था, यानी कि प्रॉक्सी वॉर जो सी थी वो अफगानिस्तान में जारी थी, ठीक है। इस फेज को जो से आपका मेन कोल्ड वॉर का फेज कहा जाता है, जिसमें आके आपकी वॉर जारी थी। कोल्ड वॉर फिर मैं आपको बता दूं, और प्रॉक्सी वॉर वो जंग है जो दो कंट्रीज के दरमियान हो, लेकिन वो अपने पास ना लड़े, किसी तीसरी जगह पे जाके लड़े, उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। सर प्लीज चेंज, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके मुस्तफा, अब मैप बिल्कुल हमारा अपडेट हो गया, उसको हम चेंज कर देंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मैप आपके पास गूगल पे मौजूद है ना, मैंने वही खोला हुआ है, तो उसमें ये आ रहा है इंशाल्लाह कश्मीर हमारा ही पार्ट है, हम उसे इंडिया को नहीं देंगे, ठीक है। तो अब आगे आ जाए अपनी इन सीज की तरफ। हमने यूरोप को इस टाइम कवर किया है, उसके साथ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को कवर किया है। अब आ जाते हैं हम अपने इन सीज की तरफ जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इनके वो आपसे पूछता है इनके नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ पे क्या है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उस तरह इसको कवर अप कर लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, आपके नोट्स में भी ये चीजें मौजूद है। नाउ कम टुवर्ड्स दिस अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज में एक कॉन्फ्लिक्ट जो सा वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें आपके टू मेन डोमेन्स है, एक तरफ ईरान ग्रुप है और एक तरफ सऊदी ग्रुप है, ठीक है। ये जो दो ग्रुप, इनके दो जो एजेंडा है वो बेसिकली क्या है, एक तरफ शीयत और एक तरफ सुन्नियत, जिसको वाबीज़म कहते हैं लेकिन वो इसको सुन्नियत का नाम देते हैं। ये दो एजेंडा है जिसको ये दोनों प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ मोनार्की है, मोनार्की क्या होती है, मोनार्की द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बादशाह तब कहते हैं। एक तरफ जौन सी है वो थियोक्रेसी है, थियोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जो मजहब के नाम पे बनाई जाती है, जो ईरान में, ठीक है। इन दोनों का मुकाबला आपस में। अब ये उसी तरह यहाँ पे कोल्ड वॉर जारी है, जस्ट लाइक सीरिया में, यमन में, इराक में जो कोल्ड वॉर हुई, यानी कि जिन दो कंट्रीज के दरमियान थी, वो दोनों सिर्फ बैक एंड पे फंड करने और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीसरी जगह पे जाके जंग लड़ी जा रही। अब सीरिया में जो हुआ कोल्ड वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ईरान और सऊदी अरब जो था, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था रेबल्स की और ईरान सपोर्ट कर रहा था बशार उल असद जो कि शियत गवर्नमेंट थी, और उनकी बैक एंड पे ईरान की सपोर्ट रशिया कर रहा था और सऊदी अरब की सपोर्ट यूएस कर रहा था। वही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का एजेंडा आमने सामने था, ठीक है। तो ये आपका जरूरी इस तरफ के लिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि यूए के कितने मेंबर हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओआईसी के बारे में पता होना चाहिए, एंड फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन के सारा बताऊंगा। अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो सा आना है, जिस तरह ये माल्टा है, तंजानिया है, लिबिया है, इन चीजों ये जो आपकी ये जो कंट्रीज है बेसिकली इनके बारे में आपका जो उसने एक ही चीज आपसे पूछनी है, वो कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं, या वो पूछ लेता है कि इनके जो डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर लीस्ट डेवलप कंट्रीज। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था जो पीपीएससी के पेपर हो रहे हैं, इसमें उन्होंने पूछा हुआ था आपका घाना के बारे में, अफ्रीकन कंट्रीज है घाना, उसके बारे में,
ठीक है, अब हम जौन से अटलांटिक क्वेश्चन को क्रॉस करते हैं एंड नाउ कम टुवर्ड यूएस। यूएस में उसको जो सबसे पसंद क्वेश्चन है इस टाइम, वो एक वहां के पूछता है कि इस टाइम कौन सी पार्टी में गवर्नमेंट में, फिर पूछता है ट्रम्प का प्रेसिडेंसी नंबर क्या है, फिर वो जो कनाडा और यूएस के दरमियान बॉर्डर लाइन है जिसको 49 पैरेलल लाइन कहता है उसके बारे में आपसे पूछता है। कनाडा जो सा आपका नॉर्थ अमेरिकन साइड है, अपर साइड है, उसमें वो पूछता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट कहाँ के अट्रैक्टिव है, तो वो कनाडा की तरफ अट्रैक्टिव है क्योंकि उनकी इमिग्रेशन 2021 पॉलिसी चल रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपनी डाउनवर्ड साइड जिसको आप साउथ अमेरिका कहते हैं। साउथ अमेरिका जो है ये वो कंट्रीज है जो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। ब्राजील का नाम सुन के आपको फुटबॉल याद आ जाएगा, तो दीज आर स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। इसमें आपको जिस तरह ब्राजील है तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने कितनी दफा वर्ल्ड कप अभी तक विन किया है, तो ये सब डाटा आपके पास आपके नोट्स में मौजूद है। करंट अफेयर, ओके जी, ठीक है, तो ये आपका जो सा आ गया ओवरऑल दुनिया के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ कम टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन आपने कैसे कवर करनी है, अगेन इन्हीं पैरामीटर्स पे आपने कवर करनी है, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल। जिन ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपको पेपर में किसी और का सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें तो आजकल एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पे बहुत एक्टिव है, उसके बारे में आपसे पूछता है कि उनका कैपिटल कहाँ पे है, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सॉरी, और उनको कौन हेड कर रहा है। उसके बाद आपको आपसे रिलेटेड आसियान के बारे में पूछता है। ठीक है, आसियान जौन सी है उसमें आप तो मेंबर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एशिया की है तो फिर आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। आसियान के कितने मेंबर हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उनका लास्ट सबमिट कहाँ पे हुआ। आप जिसके मेंबर हैं वो सार्क है, उसके बारे में आपको पूछता है कि सार्क का कैपिटल कहाँ पे, पाकिस्तान में जौन सा है उसका सबमिट कब कब हुआ। उसके बारे में आपको ये भी पूछता है कि लास्ट जौन सा है वो कौन था सार्क को ज्वाइन करने वाला, तो वो अफगानिस्तान था। टोटल 8 मेंबर हो चुके हैं। फिर अगर आप टिपिकली चाइना की तरफ आ जाएं तो चाइना के साथ आपको जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आ जाता होता है। सीपैक की बेसिकली 3 डोमेन्स है। वो 3 डोमेन कौन सी जिसमें उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फर्स्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आपके एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और थर्ड जो से ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब वो टिपिकली सीपैक की लेंथ के बारे में तो आपसे पूछता नहीं है, वो ये पूछता है फाइबर ऑप्टिक्स कितनी डाल रही है इस प्रोजेक्ट में। वो आपसे ये पूछता है कि अगर आप टेरिटोरियल प्रोजेक्ट्स की बात करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसमें कितनी इंडस्ट्रियल जोन बन रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपके एनर्जी सेक्टर के बारे में। उसमें अब जो आपके इस टाइम मोहम्मद डैम और दयामिर भाषा डैम चल रहा है वो भी उनकी फंडिंग से चल रहा है। वो आपसे पूछता है वो किस रिवर पे बन रहे हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है। लार्जेस्ट सोलर पार्क जो उनसे वो पूछता है कहाँ पे है, लार्जेस्ट कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे। इससे रिलेटेड और डिटेल जो आपको क्लास में देंगे, जो सीपैक से बारे में क्वेश्चन वो आता है, और 1 से 2 क्वेश्चन सीपैक से रिलेटेड जरूर आपके आ जाते होते हैं। अगर चाइना में वो सीपैक का आपको एक क्वेश्चन देता है तो कंफर्म बात है कि दूसरा क्वेश्चन उसने देना है ओल्ड सिल्क रूट, जिसको सिल्क वॉर्म रूट भी कहा जाता है। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान भी आजाद होने से पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दीज ऑल कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोप। यूरोप जो सा था, जिस तरह के आपको मैंने बताया रशिया और यूएस का कि इन्होंने 19वीं सेंचुरी में कंट्रीज को कॉलोनाइज किया अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह यूरोप जब मल्टीपोलर सिस्टम था, मैंने आपको बताया कि एक ग्लोब पे ज्यादा चौधरी थे, इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था जहां से ये रॉ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट करते थे। तो हम लोग कॉलोनी थे यूरोप की। इसमें जो एक रिपीटिव क्वेश्चन है वो आता है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इसके टोटल कितने मेंबर हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबर वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हुई हैं। पाकिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको पूछता है ओल्ड सिल्क रूट के बारे में। ओल्ड सिल्क रूट जो है वो क्या है आपका, जो अब जो है OBOR प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर आपको जिस तरह आपके चाइना के साथ प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, उसी तरह जो इस टाइम इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है वो आपका जो है चाबहार पोर्ट है जो आपका ईरान में चल रहा है, क्योंकि रिसेंट उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है बाय लास्ट मंथ। उसका भी जो है सब डाटा है वो आपके नोट्स में अपडेटेड है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो SCO के बारे में आपसे पूछता है, OIC जो इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूछता है आपसे, नेटो के बारे में आपसे पूछता है, सीटो सेंटो अलायंसेस के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद UN के बारे में पूछता है, और UN के अंदर स्पेसिफिकली जो सा वो क्वेश्चन है डायरेक्टली UN के बारे में वो नहीं करता, UN के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके बारे में पूछता है। डिफरेंट ऑर्गन के कौन से हैं जिसमें प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आते हैं, वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल और ICJ है। ठीक है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में रिपीटिव क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आखिर में अपना इंट्रोडक्टर भी करवा देता हूँ। आप लोग लेट आए लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। ठीक है,
तो ताकि बाकियों को भी जरा पता चल जाए जो न्यू है। तो अकीर तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, इंशाल्लाह बाकियों को ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया है कि वो आपसे क्या पूछता है, यूएन के 2 ऑर्गन्स के बारे में पूछता है। फर्स्ट वो आपसे पूछता है आपका जौन सा इसका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, अदर वो आपसे पूछता है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन दोनों के कहाँ ऑफिस है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रिसेंट केसेस जो इन दोनों जगह पे गए वो कौन से थे। ठीक है, कुलभूषण यादव का केस आपका चला है, आपका कश्मीर इशू गया है, तो ये चीजें जॉन सिंह जाती हैं। आईसीजे और सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो केसेस जाते हैं जो कंट्रीज टू कंट्री होते हैं, और आईसीजे में वो जाते हैं जो किसी पार्टी और कंट्री के दरमियान होते हैं। जस्ट लाइक रैकोडिक केस, कुलभूषण यादव केस, इस तरह के जो केस जो आपके इंडिविजुअल के साथ होंगे वो उधर जाएंगे। उसके साथ वो इनके जो बेंचेस हैं उनके बारे में पूछता है कि टोटल कितने जजेज हैं, परमानेंट कितनी कंट्रीज के, नॉन परमानेंट कितनी की हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ से टिपिकली पूछा जाता है। और आगे चले तो आप अगर ओआईसी के बारे में आए, क्योंकि आप उसके मेंबर हैं, तो ओआईसी के बारे में भी आपको एक रिपीटिव क्वेश्चन मिलेगा। गुड जायद, एक्सीलेंट। जायद हमारे कोल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, वो साथ साथ अपना भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जौन सा एक जनरल जौन सी है उसके डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम टिपिकली किसी एक चीज के बारे में नहीं जाएंगे, जस्ट ओवरव्यू लेते जाएंगे कि हमने करंट अफेयर को कैसे कवर करना है। तो स्टूडेंट ये वो चीजें थी जो मैप से पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, पिछले 100 साल की हिस्ट्री, जिसमें ऑल टाइम करंट अफेयर से जो अब क्वेश्चन है वो 2-3 लाजमन निकल आते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये चीजें हम आपको, एक तो आपको वो जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, दूसरा वो जो हम आपको इसके बारे में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, अब मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। हमारे पुराने स्टूडेंट कौन कौन से यहाँ मौजूद हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैं सर, मैंने क्लास तो लेट ली थी। असद जी जी, सियाल। असद, असद मौजूद है, गुड असद। अब आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके न्यू ज्वाइनिंग वाले लोग हैं, ज़रा इनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ, और क्या कुछ सीखा है और क्या कुछ पाया है। जी माशाल्लाह, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने क्लासेस तो लेट ली थी, लेकिन ये है कि मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती रही है, और ये एक दो मैंने आपके ना मतलब सेशन के दौरान टेस्ट भी दिए, तो माशाल्लाह वो भी अच्छे रहे। गुड, माशाल्लाह। यानी कि ये हेल्पफुल हुआ आपको जो आपने सेशन जी यहाँ पे अटेंड किया था। जी माशाल्लाह, काफी हेल्पफुल रहा है। यानी अल्लाह ताला आपको भी उस फहरिस्त में करे जो हमारे कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स हैं। जी भाई। और जिस तरह ये है कि कुछ बच्चे जो अभी मतलब आपका लेक्चर ले रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि आप ना बड़े स्पीडली से वो पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो तो वो मैंने अगर आप बताया। हाँ लेंगे तो मतलब ना आप बड़े अच्छे से और स्लोली जरा ना आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें कवर करवा देंगे। मतलब ये भी इंशाल्लाह, चीजें। इंशाल्लाह। हाँ, ये भी जेहन में रखना है, ये भी तो आपको सिर्फ एक इंट्रो क्लास है, तो इसमें आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम सब कुछ कैसे करेंगे। अब जो कुछ हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, उनको सब पार्ट्स में एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको यहाँ नोट्स पे प्रोवाइड कर दिया गया। ये नोट्स आपकी क्लास लेक्चर स्लाइड है जो आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो इनरोल्ड स्टूडेंट का, उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें ये सब कुछ वो देखें एमसीक्यूज फॉर्म में मौजूद है जो मैंने भी आपको बताया। वही नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, वो तमाम एमसीक्यूज मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही हमने जौन सा आपके लिए इसमें ऐड किए हैं सीएसएस के पास्ट पेपर, क्योंकि उनसे रिपीटिवली क्वेश्चन निकल आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस, पीएमएस, इन तमाम पेपर्स में एक वो जौन से ना इनकी माँ की हैसियत रखते हैं कि इनके मेन जो मिटरनल एग्जाम है वो है। ठीक है, तो उन सब के एमसीक्यूज आपके यहाँ पे ऐड किए हैं। सॉल्व एमसीक्यूज आपकी इन डॉक्यूमेंट फाइल्स में भी अटैच हैं। कि जिन लोगों की फाइल डिस्पैच हो रही है, अभी मेरे पास ये फाइल एक पहुंची है, ये तो अभी तैयार है सेंड होने को। ये कल जिन लोगों ने आके नोट्स वगैरह के ऑर्डर दिए थे और कल जो लोग एनरोल्ड हुए थे, उन लोगों का डाटा मेरे पास यहाँ मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो आपको इस तरह सॉल्व फॉर्म में मिलेंगी। उसके साथ ही हमने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड की है जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन स्पेसिफिकली इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि आपके 4 से 5 एमसीक्यूज आपको हर पेपर में वो मिलेंगे जो आईआर में आते हैं। ठीक है, आपने आईआर को बिल्कुल भी कभी भी अवॉइड नहीं करना। आईआर जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ करंट अफेयर है। और एज एन एग्जामिनर जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जब हमने अपने स्टूडेंट्स को किसी उस चीज में कंफ्यूज करना है जो उन्होंने सोची भी ना हो कि मैं ये आ सकती है, तो करंट अफेयर में आईआर को ऐड कर दिया जाता है। ये वो नोट्स हैं जो हम आपको आईआर के प्रोवाइड करते हैं। ये सिलेक्टिव नोट्स हैं, सिर्फ उस हद तक हम आपको आईआर प्रोवाइड करते हैं। ओके शहबाज, मैं एंड पे बताता हूँ आपको, एक सेकंड मुझे ये पूरा कर लेने दे, फिर मैं आपको सारा अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ दोबारा से और टाइमिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वो नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी स्लाइड्स की फॉर्म में।
ठीक है, जो आपकी क्लास स्लाइड्स फॉर्म है। और इस सब डाटे को मजीद इनहेंस करके जीके के लिए आपके नोट्स में भी ऐड कर दिया है। सिर्फ जो जीके का जो पार्ट, एक सिलेक्टिव पार्ट है, वो आपके नोट्स में ऐड नहीं है। बाकी तमाम चीजें जो नोट्स मीन की जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलने हैं, क्योंकि वो हमारा एक्सक्लूसिव अभी के एडिशन है जिसको हमने रिसेंटली अपडेट किया। आपके करंट अफेयर भी हमने अक्टूबर तक अपडेट कर दिए, जो रिसेंट क्वेश्चन आते हैं ये हमने अभी ऐड किए, ये आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे जो हार्ड कॉपी लेंगे। ठीक है, बाकी इन क्लास हमारी क्या रूटीन होती है, क्या तसलसल होता है कि हम हर क्लास में इस हिसाब से क्लास लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जौन से हैं उनके लिए हर चीज जौन सी है वो जरा प्रोमिनेंटेड वे में आपके सामने रहे। ये स्पीड अभी इसलिए थी कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें कुछ आपने लिखना नहीं था। ठीक है, आपकी जो नेचुरल क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस, उसके अंदर ऑन कैंपस भी और ऑनलाइन भी ये सब्जेक्ट जो अभी तो जो मैंने जो कुछ करवाया आपको, ये 3 लेक्चर में कवर करवाया जा रहा था, जो मैंने आपको एक ही दफा इकट्ठा बता दिया कि ये इस तरह कवर किया जाना। ठीक है, इसकी डिटेल एमसीक्यू, फर्दर डिटेल्स आपको लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड की जानी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हमने आपको साथ बोल के ही बता देने कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जामिनर को मोस्टली अट्रैक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस टाइम आप स्टूडेंट ने फीडबैक आपने देखा ही है हमारे पेजेस पे भी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हर सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो 5 से 6 एमसीक्यूज वही होते हैं जो आपको क्लास में बताए जाते हैं कि आपको आ जाना है। सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हार्ड फॉर्म में नोट्स लेने होंगे, नहीं नोट्स सबको हार्ड फॉर्म में अलग लेने होंगे, और ऑनलाइन स्टूडेंट को हम उसकी जो सी सॉफ्ट कॉपी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें साथ साथ प्रोवाइड की जाती है। हर सब्जेक्ट का जो भी करवाया जाता है, जो हमने यहाँ स्लाइड शेयर करनी होती है स्टूडेंट, हम उसको आपको साथ साथ प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, आप आ जाए मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ। My name is Sayyid Awais Kilani and I'm director of this institution, and before starting this institution I served for 7 years with various national international organization and different governments, जिसमें मेरी फर्स्ट असाइनमेंट जो थी वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से अफ्रीका में थी, घाना में। ठीक है, उसके बाद जो से फर्दर मेरे पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ यूएसएड, एमडीएफ और आपके यूएनडीपी इनके प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उसको मैंने 2 साल उनका डाटा रिपोजिटरी का प्रोजेक्ट मैंने हेड किया। ठीक है, वो डाटा रिपोजिटरी का प्रोजेक्ट आपका पीएनडी के अंडर था, जिसको यूएनडीपी वाले फंड कर रहे थे। और ये सारे जो आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला आपको लेके जाए, जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, ये सारा उसमें हमारे अंडर आता था। ठीक है, उसके अलावा इस 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस एकेडमी को स्टार्ट किए हुए हमें इस टाइम तकरीबन 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 1.5 साल में अबाउट 25 प्लस स्टूडेंट हमारे CSS PMS क्वालिफाइड कर चुके हैं, ना सिर्फ क्वालिफाइड कर चुके हैं बल्कि टॉप सर्विंग ग्रुप्स में भी आ चुके हैं। उसके बाद हमारे इस टाइम जो से स्टूडेंट हैं, तकरीबन इस टाइम हमारे पास कोई 200 स्टूडेंट इस ऑनलाइन फेज में भी गुजर चुका है। और इसको हमने स्टार्ट तब तक नहीं किया स्टूडेंट जब तक कि हम इसको ऑनलाइन को भी आपके लिए ऐसा ना बना दें जैसे ऑन कैंपस हम स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज देते हैं वही ना दें। यही रीजन है कि आप देखें आपको नोट्स उसी तरह मिल रहे हैं, क्लास लेक्चर स्लाइड्स मिल रही हैं, ताकि हर चीज आपके पास अवेलेबल हो, और रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का यूज है। किसी टाइम आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हमारी तरफ से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम हुई तो नहीं, लेकिन जब कभी अगर खुदा ना खास्ता होती है तो आपकी क्लास ही दोबारा होगी। ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होती है हर लेक्चर की। उसके अलावा अगर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आई डिड माय BS ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर। आफ्टर दैट MPhil फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाद GC को आ जाए, बल्कि पहले GC में जाना था, सॉरी, GC से मेरा ऑनर्स था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेरा MPhil था। और करंटली मेरा जो PhD है वो मलेशियन यूनिवर्सिटी के साथ है। उसके साथ मैं अभी भी गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और ये इदारा 1.5 साल से हमारा अपना चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अब इस तरह चल रहा है कि अब स्टूडेंट जो से वो बाय नेम हमारे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और टारगेटेड अप्रोच के साथ हमारे पास आते हैं। ठीक है, टाइमिंग जो सी आपकी वो जो ऑनलाइन क्लासेस की है स्टूडेंट, वो आपकी हुई करनी है 9:30 to 10:30 क्लास, और जो ऑन कैंपस आपकी हैं वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 के दरमियान आपकी टाइमिंग रखेंगे। कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इसी तरह जल्दी कर लें, तो देखेंगे अगर सबको फिजिबल हुआ तो हम इसे 7 to 8 कर लेंगे, नहीं तो आपकी जो सी ये क्लास टाइमिंग 8 to 9 होगी। आप बताएं जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर पहले 9:30 से 10:30 की क्लासेस। क्या कह रहे हैं, आपकी क्लास वही है 9:30 10:30 है। ऑनलाइन क्लासेस 9:30 से 10:30 तक, और ऑन कैंपस क्लासेस जौन सी हैं वो आपको मैंने बताया है कि या 8 to 9 या 7 to 9, वो 7 to 8 सॉरी, जो आपको ज्यादा फिजिबल हुआ सब स्टूडेंट्स को। अभी तक मोस्टली रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का टाइम कंफर्म है 9:30 से 10:30।
वो इसलिए लेट रखा है कि आप में से जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी इजीली जो है इसको कवर अप कर सकते हैं। अच्छा जी, मुस्तफ़ा क्वेश्चन आया, हाउ कैन 1 आवर कैन बी सफिशिएंट फॉर होल सिलेबस। मुस्तफ़ा इसका आंसर आपको मुझसे बेहतर वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप स्टूडेंट बताएं जो आपने पहली तैयारी की है, कौन कौन से लोग मौजूद हैं। मुझे लग रहा है हसनैन यहाँ पे मौजूद है, शायद ये पुराना नाम है। कोई और बताएं जी, आपकी जो 1 आवर की क्लास है उसमें कितना कुछ कवर होता था। पुराने स्टूडेंट जो भी हैं बताएं जी। अली हसनैन जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। यासर जी यासर आप बताएं जी जी। सर, 1 घंटा सर, बहुत ज्यादा 1 घंटा। काफी ये सारे टॉपिक सर कवर हो जाते हैं। ये जो है ना मुस्तफ़ा, आप अभी उन लोगों की भूल में जिन्होंने टाइम वेस्ट करके पैसे बढ़ाने होते हैं। हमने यहाँ पे आपको एज एन एसेट ट्रीट करना है और टारगेटेड अप्रोच के साथ आपको वो कुछ ही कवर करवा रहे हैं जो पेपर में आना है। वैसे तो हम करंट अफेयर कोई महीने का कोर्स बना दे और आपको कहेंगे रोज 2 घंटे की क्लास है। तो देखिए, काम का मेन मकसद क्या है कि हमने आपके लिए काम को आसान बनाना है। एकेडमी का मेन पर्पज ही, अगर आपने ये नोट्स ही लेके पढ़ने तो पढ़ लें, आके हमसे ले दें, हमारे पढ़ लें नोट्स, सारा डाटा इंक्लूड है। हमारा काम ये है कि हमने आपको हर चीज में बताना है आपने कितना सिलेबस कवर करना है, कितना नहीं करना है, इसमें कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हमने उसको कंप्रेस करना है तो आपका 1 घंटे में इंशाल्लाह लजीज आपका जो दिमाग है ना वो सुन्न हो जाए करना है। 1 घंटे में इस तरह की आपकी क्लास होनी है जिसको कवर करने में आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड होने हैं। जी सर, मैं एग्री करता हूँ, जो आपके लेक्चर्स सर लिए हैं वो तो अब हिफज हो गए हैं मतलब इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये सारी जो सी स्ट्रेटजी जो सी उसी की कामयाबी है कि माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट जो से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी। अच्छा जी सर, अगर कोई बंदा ऑलरेडी BS16 में जॉब कर रहा है तो क्या उसे इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए? इस पोस्ट की प्रमोशन चैनल क्या है, काइंडली गाइड कर दें। तो अकीर ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट वगैरह कंप्लीट है, आपको मुझे बतूल बता रही थी, आपको मेरे ख्याल में नोट्स भी ऑर्डर किए हुए, तो मुझे कह रही थी कि तैयारी उसने तहसीलदार की करनी है, नोट्स 1 पेपर कह रहा है। मैंने कहा कि उसको आप तहसीलदार की भेजें ताकि वो उसका कवर ले। ठीक है, जॉब ये बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर इस जॉब को इबादत समझ के करना है, अगर हराम खाने की नीयत से जा रहे हैं तो वो उनके लिए जॉब जहन्नम की तरफ पहला कदम है। ठीक है, क्योंकि इसमें इख्तियार आपके पास बहुत ज्यादा है। PMS के बाद अगर पंजाब में कोई मोस्ट पावरफुल सीट है तो आपकी तहसीलदार की, और इसीलिए स्टूडेंट जॉन से वो बहुत तेजी से जॉन से इस जॉब की तरफ अट्रैक्टिव है। लेकिन मैं पहली बात ये कहूंगा कि ये ज़हन में रखना कि जब इस तरफ चलेंगे तो जैसे जैसे आपको इक़्तिदार मिलेगा आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। अगर अच्छी नीयत से आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम जरूर आए, लेकिन अगर इस नीयत से आ रहे हैं कि आप इस पे हराम खाएंगे तो वो चीज़ ज़हन में ना लेके आएं। और जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है तो प्रमोशन इसमें तहसीलदार ने तहसीलदार ही रहना होता है, उसमें उसके एरियाज बेहतर से बेहतर होते जाते हैं और वो यहाँ इतना खुश होता है कि कहीं और प्रमोट होकर जाना भी नहीं चाहता। एक तहसीलदार और पटवारी तो 2 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारी प्रमोशन ना ही हो, हम यही रहें जो हम है। ठीक है, 9:30 से 10:30 ठीक है। ठीक, मोहम्मद अली 9:30 से 10:30 ही है क्लास। अगर क्लास जल्दी करें तो नहीं, 9:30 से 10:30 ही क्लास है आपकी जो ऑनलाइन क्लास है। ऑन कैंपस की जब रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाएंगे फिर हम टाइम फाइनल कर लेंगे। सर नोट्स हार्ड में लेने हो तो ये आप सॉफ्ट में प्रोवाइड करेंगे प्लीज। नहीं जी, हार्ड में जो नोट्स हैं वो हार्ड में ही है। ठीक है, वो सॉफ्ट में नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट में हमारी वो स्लाइड्स हैं जो हम क्लास में आपसे शेयर करते हैं। सॉफ्ट को आप जब तक हमसे लेक्चर नहीं लेंगे तब तक आपको उसकी समझ नहीं आ सकती कि आपने चीजों को कैसे डिवाइड किया जो कि अब तो नून लीग के नहीं रहे, अब तो इमरान खान भी पटवारी जॉन है, वो उसकी भी नेक्स्ट आगे जॉब्स आ रही हैं, वो भी आ जाएंगे अपने नून, ये PTA के पटवारी भी आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जी? यस जी जी पूछें। सर जिन मैंने सबको म्यूट ऑल किया, अब जो क्वेश्चन कर रहा है सर वो अपना माइक ऑन करके पूछे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जिन लोगों ने ऑनलाइन मतलब क्लास लेनी है तो उनके लिए क्या जरूरी है कि वो हार्ड कॉपी वाले नोट्स भी परचेज करें? नहीं, जरूरी नहीं, आपको डाटा सारा प्रोवाइड किया जाना। देखें नोट्स को हमने स्टूडेंट, देखें आपको 2 चीजें मैं क्लियर कर दूं। आपको हमने कुछ चीजों के लिए, देखें हमारा यहाँ कतन मकसद जौन सा है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि हमने आपको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करना है या हमने आपसे कमाइयां करने बैठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कमाइयों के लिए हम सबके पास और सोर्स बहुत ज्यादा है। आपकी जितनी फैकल्टी है वो सारी वो है जो ऑलरेडी माशाल्लाह सीनियर ग्रेड्स पे हैं और वेल सर्विंग पे हैं। हमारा बेसिक जो मकसद है वो ये है कि हमने आपको बेसिकली ट्रेंड करके उस स्टेज पे लाना है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं।
वी आर गोइंग टू ट्रीट यू एज एन एसेट। ये वो पहली बात है जो मैं अपने सब टीचर्स को कहता हूँ। फर्स्टली अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कुछ जो नहीं प्रोवाइड की गई, जस्ट लाइक जीके का इल्मी वालों का कैप्सूल है, ठीक है, उसके 3 चैप्टर अच्छे थे, वो 3 चैप्टर हमने इन नोट्स में ऐड कर दिए और इन नोट्स को इस हिसाब से बनाया है कि आप अगर एक दफा ले लें तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें इसमें वो तमाम डाटा आपके पास मौजूद हो, ठीक है। हमने आपको इस पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया और उसमें पास्ट पेपर भी सॉल्व डालें, उसमें करंट आपकी जो अपडेट देखें, कुछ चीजें जिस तरह अक्टूबर तक के करंट अफेयर है हम आपसे डिस्कस तो करेंगे, लेकिन अगर आपसे हर चीज नोट नहीं की जाती तो आपके लिए बेस्ट है कि आप नोट्स को परचेज करें, इसके अंदर सब कुछ आपके पास मौजूद होगा। और दूसरा मैं ये क्लियर कर दूं कि सर क्या तरीका है तहसीलदार के नोट्स लेने का, ये मलिक आपको बतूल से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो हमारी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगी, वो आके सारा प्रोसेस आपको वो बताएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपका खुदा ना खास्ता ये एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास तैयारी करने आप आ रहे हैं आपकी कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। टू बी वेरी क्लियर, आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी नेक्स्ट बैच में और रिवीजन में ऐड हो जाना है, वो जो भी चल रहा होगा, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी, उसके बाद दोबारा आप आ सकते हैं वो फैसिलिटी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की फैसिलिटी है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो हमारे स्टूडेंट है, जो आउटसाइडर है वो पे करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर करेंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसमें जो से हमारा जो पैनल है, तगड़ा पैनल है, वो पैनल है जो आपके पीपीएससी एफपीएससी के इंटरव्यू पैनल में बैठता है, जिसमें रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, आर्मी के आईएसआई के सीनियर लोग हैं, जो आपको उन बेसिस पे जो जरा पूरी तरह आपको जरा ग्रिल अप करेंगे, जिसपे आप कंप्लीट आपको पता चले कि किस पैटर्न पे आपका इंटरव्यू लिया जाना है। और कोई क्वेश्चन जी? सर ये वन पेपर एमसीक्यूज की मैंने तैयारी की थी यहीं से आपसे ही, तो क्या ये उसमें डिफरेंट है ये जी तहसीलदार का बिल्कुल पेपर होगा? बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें इन्होंने ऐड कर दी हैं। आपकी इसमें मैथ नहीं होगी, आपकी उर्दू और इंग्लिश आपकी एक्सटेंसिव है। मैं भी आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है हमने आपके सिलेबस को यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया। देखें, एक सिलेबस आपका ये जो पेपर 2 का है, इसकी तैयारी आपकी तकरीबन हुई है। आपको हाफ फीस पे करनी पड़ेगी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको हाफ फीस पे करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली इसकी इंग्लिश के लिए। इसकी इंग्लिश जो सी स्टूडेंट वो ये आ जाती है, ठीक है। आपको इंग्लिश जो प्रोवाइड की गई जस्ट टेंसेस की लेवल पे की गई है। इसके ये पूरी कंप्लीट इसका इंग्लिश का पैकेज है, जिसमें आपको 100 मार्क्स की जो इंग्लिश एमसीक्यू फॉर्म में आनी है उसके लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको जो लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सारी आपकी वही फैकल्टी है जो हम सीएसएस पीएमएस वालों को पढ़ाते हैं। शायद कोई सीएसएस का स्टूडेंट भी हमारा ओल्ड यहाँ पे मौजूद हो। कोई मौजूद है यहाँ पे सीएसएस का? कोई स्टूडेंट मौजूद है? यस वैद मौजूद है। वैद जरा इनको अपना एक्सपीरियंस बता दें कि कैसी तैयारी जा रही है आपकी हमारे साथ, अगर आपका सेशन अभी चल रहा है। सर अभी रिसेंटली ये तो चल रहा है, ऑलमोस्ट कोई 3 मंथ्स हो गए हैं और काफ़ी सारा जो है सिलेबस कवर हो गया हुआ है। और नॉट ओनली सिलेबस बट ये भी है कि जो टेस्ट वगैरह साथ होते हैं वो भी चेक होके आ जाते हैं, जिससे फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आई सीन के जो 3 महीने पहले मैं अगर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था, एक पेपर अटैम्प्ट कर रहा था, और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। लाइक अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और कौन से स्टूडेंट मौजूद हैं सीएसएस के जी? ये फैकल्टी सारी है जो हमारी कंप्लीट जो पढ़ा रही है यहाँ पे। इसमें ऑन एंड ऑफ कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हो जाते हैं, कुछ जो अवेलेबल होते हैं वो सब आपको ये पढ़ा रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि आपको वाहिद एक हम लोग भी मिलेंगे जो आपको पीएचडी लेवल की फैकल्टी जो सी है वो सीएसएस की प्रिपरेशन में प्रोवाइड की जा रही है। और फैकल्टी के 3 टीयर्स हैं। फर्स्ट वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे उनकी स्पेशलाइजेशन है, इंग्लिश के लिए हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बंदा ही चाहिए। उसके बाद वो जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं सीनियर, ठीक है। और थर्ड जो टेयर है हमारा वो आ रहा है जब हमारे स्टूडेंट जो से हैं वो टॉप पोजीशन होल्डर जो मुख्तलिफ निकल रहे हैं उनको भी साथ हम ऐड करते जा रहे हैं। आपको पीपीएससी में जो जमील पढ़ाते रहे वो भी मेरे स्टूडेंट थे। कल जिनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हुई है, सबा शायद यहाँ मौजूद भी हो, सबा भी हमारी स्टूडेंट है जिसको अब ऐड किया गया फैकल्टी में। तो ये टॉप परफॉर्मिंग हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम साथ फैकल्टी में भी ऐड कर देते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो यहाँ से पढ़ के जाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उसके बाद वो फीडबैक हमारी तरफ आते हैं। ये फीडबैक हमारे सीएसएस के स्टूडेंट्स के हैं और ये कंप्लीट वो सब कुछ था जो आपके सामने बता दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है इसमें। ओके अहमद, ये आपको सेंड कर देते हैं ग्रुप में, कोई मसला नहीं इसमें। ये आपके ग्रुप में सेंड हुई भी हुई है, जो सेमिनार वाला था आपके क्लास ग्रुप में भी सेंड करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम। जी पूछे सवाल और क्या जी आपका?
सर मेरा ये सवाल है कि आप डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं या नहीं, वीकली? डेली बेसिस पे टेस्ट नहीं लेते। जो टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा CSS PMS का वो डेली बेसिस पे होगा। आपका तहसीलदार के लिए आपको एक हफ्ता पढ़ाया जाएगा। एक दिन जो आपका संडे का ऑफ आता है, उस ऑफ के बाद जब आप आएंगे तो मंडे को आपका टेस्ट होगा। तो फिर उसको चेक करके कितनी देर में वापस कर देंगे आप? उसे चेक करके आपको विद इन 2 डेज आपको गलतियां, क्योंकि हमने रिकवर करवानी है। यही रीजन है कि आपकी इंग्लिश पे हमने 2 टीचर असाइन किए हैं। जो हमारे CSS के इंग्लिश ग्रामर और प्रेसी के टीचर हैं वो दोनों आपके उस पर असाइन है, और वो दोनों टीचर्स आपको ताकि जो इंडिविजुअल गाइडेंस है वो प्रोवाइड करें और आपकी गलतियां कवर अप करवाएं। तहसीलदार वाला सेशन कितना अर्सा चलेगा सर? ये चलेगा तकरीबन 40 डेज का आपका सेशन है, क्योंकि ये आपकी इमीडिएट हायरिंग है, तो ये आपकी 40 डेज में इंशाल्लाह हमने आपको इसमें वेल प्रिपेयर्ड कर देना है। तो मॉक टेस्ट के अलावा सर चार एक टेस्ट होंगे या 5 टेस्ट? मॉक टेस्ट के अलावा आपके 4 टेस्ट होंगे, और ये 4 टेस्ट जॉन से ये मोस्ट प्रोबेबली आपके मंडे के दिन में हुआ करेंगे, और लास्ट पे आपका मॉक होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एजाज हसन सर। जी वालेकुम सलाम जी, ये पूछे सर। मैंने क्लास में वो एकेडमी में आना है आपकी, ओल्ड स्टूडेंट एजाज हसन। एजाज जरूर आ जाए। एजाज कैंपस, हाँ कैंपस में जब सेशन स्टार्ट हो गया आप जरूर आ जाए। अभी स्टूडेंट एनरोलमेंट आएंगी, ये अभी देखें तो सही, अभी एनरोलमेंट फीस स्टूडेंट्स की आती है, पता चल जाता है ऑन कैंपस कितने, ऑनलाइन कितने, उसके मुताबिक सेशन दोनों स्टार्ट। मंडे से क्लासेस आपकी शुरू हैं दोनों जगह पे। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए मतलब टेस्ट सेशन कैसे होगा? उनका टेस्ट सेशन जी व्हाट्सएप ग्रुप आपके होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके तमाम फैकल्टी मेंबर भी ऐड होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स भी ऐड होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये CSS वालों को टेस्ट हुआ है, उसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारे कैसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपको स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेटर असाइन की जाती हैं, जिनका काम ही आपसे कोऑर्डिनेट करना है, और उन्होंने आपको टेस्ट सेंड भी करना है। आपने उसको जॉन से सॉल्व करके पेज को इमेज लेके हमें वापस सेंड कर देना, ठीक है। अगर MCQ बेस्ड टेस्ट है तो आप उसके आंसर लिख के सेंड कर देंगे। अगर वो सब्जेक्टिव टेस्ट है तो आप जो आंसर वो उसे हमें सॉल्व करके इमेज लेके सेंड करेंगे, हम उसको फिर प्रिंटेड कॉपी चेक करेंगे, उसका इमेज वापस आपके पास आ जाएगा, और फिर डायरेक्ट ऑन कॉल आपका टीचर के साथ सेशन हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 2 महीने स्टार्ट ही नहीं किया यार, कि हमने आपको वो कुछ प्रोवाइड करना है जो हम ऑन कैंपस कर रहे हैं। ये देखें जी, मैं आपके साथ व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे टेस्ट कैसे हो रहे हैं और चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये जी व्हाट्सएप आपके जो ग्रुप्स आ गए सारे, जो हर क्लास के डिफरेंट ग्रुप हैं। इस टाइम जो टेस्ट गया होगा वो गया होगा आपके, ये देखें जी CSS के बैच 11 वालों को, इनको ये टेस्ट गया। अब ये किसी स्टूडेंट ने सॉल्व करके वापस सेंड भी कर दिया हुआ, ठीक है। और टेस्ट जो सा था, ये देखें, ये टेस्ट के क्वेश्चन इन्हें गए हैं। ये इनका पंजाबी का टेस्ट था आज, और ये पंजाबी के इन्हें क्वेश्चन गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया और वापस ये टीचर्स को इंडिविजुअली भी सेंड कर सकते हैं और ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। और इंडिविजुअली सेंड इसलिए करते हैं कि हम स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं करते, इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमसे इंडिविजुअली कंसल्ट करें और हमें बताएं कि आपकी ये गलती है। आपको तो MCQ पर होगा तो आपको तो इसकी जो सी आंसर शीट दे दी जाएगी कि आपके ये आंसर है, आप उसके मुताबिक देख लें। ग्रामर जो सी है वो आपको CSS के लेवल पे उसी तरह जो सी है सेपरेट इंडिविजुअल सेशन प्रोवाइड की जाएंगे कि ये गलती आ रही है, इसको ऐसे इंप्रूव करना। क्लियर है? ये देखें, इसमें ऐसे नोट शेयर हुए होते हैं। ये जितने भी हमारे जो गर्ल्स एंड बॉयज के अलग ग्रुप्स चल रहे हैं, जिन पे G लिखा हुआ है गर्ल्स हैं, और दूसरे जो से बॉयज ग्रुप है, ठीक है। ये सारे जो से क्लासेस के ग्रुप चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन जी? कंप्लीट? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैन इंग्लिश के टीचर जो से वो 2 हैं, एक डॉक्टर अब्दुल कदूस है और एक जो से ज़बान साहब हैं। ज़बान साहब से जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने पहले पढ़ा भी हुआ है, जिन्होंने आके आपकी फाउंडेशन का कोर्स करवाया। जो फाउंडेशन है, जो मेन आपके टेंसेज हैं, वो आपको बिल्कुल, देखिए आप हमारे पास आ रहे हैं तो हमने आपको कंसिडर करना है। आप में से कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ का जो से साइंस बैकग्राउंड है, कुछ का आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो हमने आपको कंसिडर करना है एट 1 पॉइंट। हमने आपको बेस से स्टार्ट करवाना, तो आपको टेंसेस की भी स्टार्ट से बेस बनानी है। इसी तरह आपको करंट अफेयर, जिस तरह आपको डायरेक्शन देखने बताया है, वो भी इसी तरह आपको इंशाल्लाह बेस से, फाउंडेशन से करवाया जाएगा। डोंट वरी, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी जो आपका फी का प्रोसेस है वो बतूल से कोऑर्डिनेट करें, और इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। टाइम टेबल जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो क्लास का बनेगा पेड स्टूडेंट का, उसमें आपका वीकली टाइम टेबल आ जाएगा, और उससे ही आपका जो है पूरे वीक का शेड्यूल आपके पास होगा, उसके मुताबिक क्लासें होंगी।
तौकीर ऑन कैंपस भी क्लास 1 आवर की होगी, ठीक है, लेकिन 1 आवर का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 1 घंटे बाद क्लास खत्म हो जाती, ना ऑनलाइन ना ऑन कैंपस। अगर कोई 10-15 मिनट ऊपर जा रहे हैं, कोई टॉपिक चल रहा है तो कंप्लीट ही होता है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।